नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे हैं सीजी हिस्ट्री और आज हम सीजी हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश के पश्चात हम पढ़ेंगे बस्तर के काकतीय वंश को। ये जो हमारी क्लास है ये आधारित है पूर्णतः छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है और डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह द्वारा लिखा गया है। आज हम पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश, जानेंगे किस प्रकार से काकतीय वंश ने अपना शासन किया, भोसला शासकों के अधीन रहकर शासन किया, ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर शासन किया और स्वतंत्रता के बाद उनके शासन व्यवस्था को समझेंगे। दोस्तों, इस काल में निर्माणों की प्रक्रिया धीमी रही, क्योंकि इस काल में जो है जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुकी थी, अपने अधिकारों के लिए मांग करने लगी थी, जिसका परिणाम था विद्रोह, है ना। विद्रोहों के थ्रू वो अपने हक के लिए लगातार लड़ रही थी और इन विद्रोहों का दमन राजा महाराजा द्वारा भी किया गया और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भी किया गया। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कांकेर के सोमवंश। कांकेर क्षेत्र पर शासन करने वाला जो यह वंश है प्राचीन राजवंश था। कांकेर और उसके आसपास के स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सोमवंशीय शासक भानुदेव का अभिलेख कांकेर से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से इस वंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि शक संवत 1242 का है। ये कांकेर के सोमवंश जो है 3 शाखाओं में बटा था। पहली शाखा थी सिहावा शाखा, दूसरा कांकेर शाखा और तीसरी बस्तर शाखा, है ना। इस वंश के संस्थापक सिंहराज थे। सिंहराज के पश्चात व्याघ्रराज राजगद्दी पर बैठे। व्याघ्रराज के बाद बोपदेव, है ना। बोपदेव ने 3 पुत्रों को 3 शाखा में बांट दिया था। आगे बढ़ते हैं। इनका शासनकाल 1192 से 1320 ईस्वी तक थी। राजधानी इनकी कांकेर थी। जैसा कि हमने संस्थापक पढ़ा सिंहराज थे, अंतिम शासक भानुदेव थे। जानकारी के स्रोत सिहावा ताम्रपत्र, कांकेर शिलालेख, तहनकापार ताम्रपत्र, देवकूट एवं गुरूर शिलालेख से प्राप्त हुआ है। कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र खैरागढ़ से प्राप्त हुआ है। खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 1707 में मैथिली रामचरण दास द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासकों को जानते हैं। पहले शासक हैं सिंहराज, है ना। इस वंश के संस्थापक थे और सिंहराज जो है उड़ीसा के सोमवंश परिवार से संबंधित है ना। और उन्हें कोढ़ की बीमारी थी। देवेंद्र नामक तालाब में स्नान करने के पश्चात वह रोग मुक्त हो गए और रोग मुक्त होने के पास वहीं स्थायी आवास बनाकर इसी क्षेत्र में रहने लगे हैं और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना शासन राजपाट जो है शुरू कर दिया। इसके पश्चात हैं व्याघ्रराज। इस सिंहराज का पुत्र जो है व्याघ्रराज एक यशस्वी बालक था, इसलिए इसे बाघराज के नाम से जाना जाता था और इनके जानकारी के स्रोत गुरूर शिलालेख और देवकूट शिलालेख से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं बोपदेव। बोपदेव ने अपने शासनकाल को 3 पुत्र के बंटवारा के तहत 3 भाग में बांटा था। सिहावा शाखा, कांकेर शाखा, बस्तर शाखा, है ना। सिहावा शाखा की बात करें तो सिहावा अभिलेख से शक संवत 1144 अर्थात 1192 से ज्ञात होता है कि कर्णराज ने देवहद अर्थात सिहावा में 6 मंदिर का निर्माण किया था। नायक वसुदेव द्वारा 3 मंदिरों का निर्माण किया गया था और बस्तर शाखा के तहत जो है पंपराज ने ब्राह्मण परिवार लक्ष्मीधर को चिखली एवं जयपुरा ग्राम दान में दिया था। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बस्तर का काकतीय वंश, है ना। और ये महत्वपूर्ण वंश है और अभी वर्तमान में किस वंश का शासन चल रहा है कहने से इसी वंश का शासन वर्तमान में चल रहा है, बस्तर का काकतीय वंश या चालुक्य वंश, है ना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इस समय जो है बस्तर चक्रकोट से संबोधित न होकर बस्तर के नाम से संबोधित होने लगा था, है ना। और काकतीय वंश अपना संबंध पांडव महाभारत कालीन पांडव से जोड़ते थे, है ना। इस वंश के प्रारंभिक शासक जो है वीरभद्र का
वीरभद्र जाने जाते हैं, जो कि दिल्ली छोड़कर मथुरा में राज करने लगे थे, है ना। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य की शिष्य परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना वंश का नाम जो है काकतीय रखा था, है ना। काकतीय शासन का पहला केंद्र की बात करें तो अम्बकोण था। महादेव के पुत्र गणपति 1199 में इस वंश के शासक बने, जो काकतीय वंश के शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने 62 वर्षों तक शासन किया। वारंगल को अपनी राजधानी बनाई। पुत्र विहीन होने के कारण उन्होंने अपनी कन्या रुद्रांबा को उत्तराधिकारी बनाया, है ना। रुद्रांबा 30 वर्षों तक शासन किया और उसने जो है रुद्र महाराज नामक पुरुष नाम भी धारण किया, है ना। रुद्रांबा का विवाह चालुक्य वंश के वीरभद्र के साथ हुआ और रुद्रांबा का भी कोई पुत्र नहीं था, उनकी 2 पुत्रियां ही थी, है ना। तो रुद्रांबा के बड़ी पुत्री का बड़ा बेटा प्रताप रुद्र देव, इसी को उन्होंने क्या अपने नाती को जो है उत्तराधिकारी चुना, है ना। अब प्रताप रुद्र देव के पिता महादेव एवं उनके छोटे भाई अन्नम देव थे, है ना। यह जानकारी कहाँ से मिली है? दंतेवाड़ा के अभिलेख से मिलती है। काकतीय वंश में गोद लिए जाने के कारण प्रताप रुद्रदेव भी काकतीय कहलाए, लेकिन वो कौन थे? चालुक्य वंश के थे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वंश का शासनकाल 1324 से 1961 तक रहा और शासन क्षेत्र बस्तर रहा। संस्थापक इसके अन्नम देव और अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भजदेव रहे हैं। इनकी जानकारी राजधानी की बात करें तो मनधोता अन्नम देव ने बनाया था, चक्रकोट को पुरुषोत्तम देव ने राजधानी बनाया और जगदलपुर को दलपत देव ने बनाया। दलपत देव ने क्या निर्माण कराया था? दलपत सागर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करें तो अजमेर सिंह थे और मराठाधीन प्रथम शासक दरिया देव हैं। मराठाधीन अंतिम शासक भूपाल देव, ब्रिटिश अधीन प्रथम शासक भैरम देव हैं और ब्रिटिश अधीन अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव हैं, जिनके नाम पर तीरंदाजी के लिए सम्मान दिया जाता है। इस वंश की कुल देवी है दंतेश्वरी देवी और बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यह राजवंश रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो पहले शासक हैं अन्नम देव। इन्होंने राजधानी मनधोता को बनाई। विवाह सोन कुंवर चंदेलिन से किया था और इन्होंने विजयनगर वर्तमान बीजापुर को बसाया था। इनके द्वारा ताराला ग्राम में डंकिनी संखी नदी के संगम पर अपनी कुल देवी दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया, है ना। दंतेश्वरी मंदिर किसने बनवाया? अन्नम देव ने बनवाया था, याद रखिएगा। इनके बारे में जानकारी दंतेवाड़ा शिलालेख से प्राप्त होती है और बस्तर विजय के दौरान भोपालपट्टनम पर अधिकार कर अपने साथी नाहर सिंह पाम भोई को जागीरदार इन्होंने नियुक्त किया था। बस्तर के लोकगीतों में इस वंश की चालुक्य वंश के नाम से इनको संबोधित किया जाता था, क्योंकि ये गोद लिए गए थे किसके द्वारा? काकतीय के द्वारा। इनके जो पिताजी थे, है ना, प्रताप रुद्रदेव, है ना। आगे बढ़ते हैं। पिताजी ही थे ना? नहीं, छोटे भाई थे, है ना। अन्नम देव प्रताप रुद्रदेव के छोटे भाई थे। आगे बढ़ते हैं। हमीर देव का अन्य नाम एमिर राजदेव है। इसके पश्चात है भैरव देव, है ना। भैरव देव एक प्रजाप्रिय शासक थे जो केवल नाम मात्र के शासन करते थे और उनकी रानियां ही शासन करती थी। मेघई अरिचकेलिन मेघावती और जानकी कुंवर उनकी 2 रानियां थी। मेघई अरिचकेलिन शिकार प्रिय थी एवं आखेट कला में निपुण थी, है ना, शिकार करती थी, इसीलिए शायद शासन भी अच्छा चलाती थी, हो सकता है ना। युद्ध कला के साथ साथ रणनीति में भी क्या बोलना चाहिए कि पारंगत उन्हें हासिल रहा होगा, है ना। रणनीति कूटनीति भी कह सकते हैं। अगले शासक हैं पुरुषोत्तम देव। मनधोता से चक्रकोट इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया। कंचन कुंवर बघेलिन से इन्होंने विवाह किया और
पुरुषोत्तम देव ने रायपुर पर आक्रमण किया, परंतु रतनपुर के राजा द्वारा रायपुर की राजा की मदद करने के कारण पुरुषोत्तम देव को हार का सामना करना पड़ा। पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा की, और ये जो यात्रा थी उन्होंने, कहना चाहिए वर्तमान में तो उसे करना अपना कहते हैं, है ना, पैदल और दंडवत करते हुए किया था। बस्तर के राजा ने इसी अवसर पर इस उल्लेखनीय कार्य, असंभव कार्य के कारण उनको जो है रथपति की उपाधि दी और 16 पहियों का एक रथ भी भेंट किया। रथपति की उपाधि धारण करने के पश्चात जब वर्तमान वह अपने गृह स्थान पर लौटे, अपने शासन क्षेत्र में लौटे, तो उन्होंने बस्तर में मड़ई क्षेत्र की शुरुआत की, है ना, मड़ई की शुरुआत की और एक गोंचा पर्व उन्होंने शुरू किया। गोंचा पर्व क्या होता है? 75 दिनों तक चलने वाला, 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले शासक है जयसिंह देव। जयसिंह देव ने एक उल्लेखनीय कार्य उनका यह है कि अपने साम्राज्य को परगनों में विभाजित किया था और परगने में चालकी मांझी नियुक्त किया था और उसको लाल पगड़ी प्रदान किया था। अब इसके बाद अगले शासक आते हैं नरसिंह देव। नरसिंह रानी के कहने पर इन्होंने महल में हर वर्ष जो है जगार वर्ष मनाया। नरसिंह देव के शासनकाल से ही शुरू हुआ था जगार देव। अगले शासक हैं प्रताप राजदेव, है ना। इन्होंने दक्षिण में बहमनी राज्य गोलकुंडा पर आक्रमण किया था, है ना, और दक्षिण की बहमनी शासक महमूद शाह के मंत्री अमीर बरीद ने इनको जो है पराजित किया और इसकी असफलता के बाद उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार हेतु बढ़े और डोंगर के आसपास हलवा के 18 गढ़ों को जीतकर वहां का शासन अपने भाई को सौंप दिया। यहीं से काकतीय वंश 2 शाखा में विभक्त हुआ था। दूसरी शाखा की राजधानी डोंगर थी, है ना, जिसको उसने जीता था। अगले शासक है जगदीश राजदेव। उसके बाद है वीर नारायण देव। इसके पश्चात आते हैं वीर सिंह देव और इन्होंने जो है राजपुर का दुर्ग बनवाया है। इसके पश्चात अगले शासक हैं दिक्पाल देव। दिक्पाल देव के समय एक महत्वपूर्ण जानकारी दंतेवाड़ा शिलालेख से मिलती है और यह शिलालेख जो प्रथम छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य के रूप में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। इसके पश्चात हैं रक्षपाल देव। इन्होंने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती का जो है उपाधि धारण की थी। इसके बाद हैं चंदेल मामा। चंदेल मामा जो है राजा रक्षपाल देव की मृत्यु के पश्चात चंदेली रानी ने चालकी से अपने भाई को बस्तर पर राजगद्दी पर बैठने के लिए बुलाया था, है ना। और अगले शासक ने रक्षाबंधन के दिन, किसने? दलपत देव ने रक्षाबंधन के दिन इनकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गए, है ना। और दलपत देव के बारे में जाने तो इन्होंने दलपत सागर या गंगा मुंडा तालाब को बनाया था, है ना। इनके समय मराठा सेनापति नीलूपंत ने रावघाट की ओर से 1770 में बस्तर पर आक्रमण किया लेकिन हार गया। दलपत देव के भाई प्रताप देव ने इस हमले पर इनकी सहायता की थी, है ना। किसकी सहायता की थी? नीलूपंत की सहायता की थी, इसीलिए राजद्रोही मानकर उनको देश से निकाल दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। दरियादेव। दलपत देव के पश्चात दरियादेव शासक बने और उस समय वो 2 वर्ष के ही थे। नहीं 2 वर्ष ही शासन कर सके। आगे बढ़ते हैं। अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के समय एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। कौन सा? हलवा का विद्रोह। और इन्हें बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा भी कहा जाता था। इन्हीं के समय, इसी हलवा विद्रोह के बाद काकतीय वंश मराठाओं के अधीन जो है शासन करने लगे थे। विद्रोह के कारण जो है इनकी कमर टूट गई थी। आगे बढ़ते हैं। मराठा काकतीय शासक। मराठाधीन काकतीय शासक, अर्थात इन्होंने मराठों के अधीन जो है अपना राजपाट चलाया। और इसमें पहले शासक हैं दरियादेव। दरियादेव ने जयपुर नरेश विक्रमदेव, बिंबाजी भोसले एवं कंपनी के अधिकारी जॉनसन की सहायता से अजमेर सिंह को पराजित कर पुनः बस्तर की राजगद्दी पर बैठा, है ना। और कोटपाड़ की संधि की। कब? 6 अप्रैल 1778 को। ये संधि किसके किसके मध्य हुई? दरियादेव
जयपुर नरेश विक्रमदेव और मराठा शासक बिंबाजी भोसले के मध्य हुई। इस संधि का कारण क्या था? जयपुर नरेश विक्रमदेव एवं मराठा शासक बिंबाजी द्वारा दरियादेव को सैन्य बल प्रदान करने के कारण जो है यह संधि की गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में हुआ। कारण क्या था? यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट 1795 ईस्वी में बस्तर के कुछ भागों से गुजरा था, है ना। ब्रिटिश यात्री कैप्टन ब्लंट भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा तो आदिवासियों ने उनका विरोध किया और विरोध के तहत जो है ये भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। इसके पश्चात आगे देखते हैं महिपाल देव। महिपाल देव के बारे में जाने तो इनकी तीन रानियां थी, पद्म कुंवर, चंदेलिन और रानी हरकुंवर, है ना। इनके समय मराठा सेनापति रामचंद्र बाग ने बस्तर पर आक्रमण किया। महिपाल देव जो है भोसला सेना का सामना न कर सका और जंगल में जा छुपा, है ना। परिणाम क्या हुआ? हारने के बाद संधि हुई। महिपाल देव द्वारा टकलू न पटा पाने के कारण जो है 1830 में सिहावा क्षेत्र मराठाओं को सुपुर्द कर दिया गया और इनके समय जो है परलकोट का विद्रोह हुआ था। आगे हम विद्रोहों को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगले शासक हैं भूपाल देव। राजा महिपाल देव की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र जो है भूपाल देव 1842 ईस्वी में बस्तर की राजगद्दी पर बैठा एवं उसका कनिष्ठ पुत्र दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बनाया, है ना। और इनके समय में 1842 में नागपुर में भोसला शासक ने नरबली प्रकरण हेतु भूपाल देव पर अभियोग लगाया और पेशी के लिए नागपुर बुलाया, है ना। नागपुर बुलाया और इनके समय तारापुर और मेरिया 2 विद्रोह हुए थे। जैतगिरी का भैरम तालाब जो है इन्होंने बनाया था। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो है निर्माण कार्य कम हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन की अधीनता में सामंतीय राजा के रूप में कैसे काकतियों ने शासन किया और इस कड़ी में पहले शासक हैं भैरमदेव, जिनके शासनकाल में लिंगागिरी, कोई और मुरिया विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात इस शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो इनके शासनकाल में 1856 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट और ग्लासफर्ड का बस्तर दौरा हुआ, जो कि बस्तर यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। राजा भैरमदेव के शासन काल में जो है बस्तर में शिक्षा के मामले में विकास हुआ और इसी समय में 1886 में पहली बार बस्तर रियासत से प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत व्यवस्था की गई और जगदलपुर में हिंदी, उड़िया और अरबी तीनों प्राइमरी शालाएं खोली गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। रानी चोरिस का विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसके बारे में जानते हैं। रानी चोरिस का मूल नाम जो है जुगराज कुंवर या युगराज कुंवर था, जो भैरमदेव की पत्नी थी। भैरमदेव की पहले से 2 पत्नी थी, जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर, है ना। लेकिन अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर के कहने पर जो है मुस्लिम महिला नवाबाई से तीसरा विवाह उन्होंने कर लिया, जो कि तत्कालीन परंपरा के विरुद्ध था। इसीलिए जो है जुगराज कुंवर ने भैरमदेव के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और इसे ही रानी चोरिस अर्थात रानी का कोप कहा गया और रानी चोरिस का विद्रोह कहा गया, और जिसमें नारा दिया उन्होंने नवाबाई को छोड़ो या राजगद्दी को छोड़ो। और ये बस्तर की प्रथम विद्रोहिणी भी कहलाती है रानी चोरिस, है ना, या जुगराज कुंवर। रानी जुगराज कुंवर की इस संघर्ष में जीत हुई थी और ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। रुद्र प्रताप देव अगले शासक हुए। ये अल्पकालीन में सिंहासनारूढ़ हुए थे और ये अंग्रेजों के संरक्षण में ये इन्होंने कार्य किया और इनके वयस्क होते तक जो है इन अधीक्षक और दीवान ने यहाँ शासन किया। इनकी शिक्षा राजकुमार कॉलेज में हुई और इनकी शिक्षा हेतु प्राइवेट ट्यूटर भी लगाया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय से, है ना। इनका विवाह बामड़ा की राजकुमारी कुसुमलता देवी से हुई और पुआया राजा फतेह सिंह की कन्या चंद्र कुमारी देवी से हुई। इन्हें 23 वर्ष की आयु में 1908 में शासन के लिए जो है शासन सौंपा गया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। इनके शासनकाल में 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था और इनके द्वारा राजा रुद्र प्रताप देव
पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी और जगदलपुर को आकर्षक एवं चौराहों के नगर के रूप में इन्होंने ही विकसित किया था। इनके टाइम फैगन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने 1896 में अबुझमाड़ की यात्रा की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। घेटी पौनी प्रथा। घेटी पौनी प्रथा एक बड़े ही, कहना चाहिए कि शर्मनाक प्रथा थी, जिसके तहत जो है सुंडी, कलार, धोबी, पंडरा इत्यादि जाति की विधवा परित्यक्त महिलाओं को जो है बेचा जाता था और उसी जाति के लोग इनको खरीदते थे, है ना। एक विचित्र प्रथा थी और ये इस प्रथा के बारे में ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन ने 1898 में अपनी रिपोर्ट में बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगली शासक है प्रफुल्ल कुमारी देवी। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, है ना। रुद्र प्रताप देव की कोई पुत्री नहीं होने के कारण प्रफुल्ल कुमार देवी जो है राजगद्दी पर बैठी। तब उनकी आयु 12 वर्ष थी। अन्य नाम उनकी बाबीधानी थी। विवाह मयूरभंज के राज परिवार प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ इनका विवाह हुआ था और ये इनका विवाह 1927 में संपन्न हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, प्रवीर चंद्र, विजय चंद्र। 2 पुत्री थी, कमला देवी या गीता देवी, है ना। और इनके शासनकाल से ही जो राजा की जगह उपाधि को महाराजा कर दिया था। राजा के जगह महाराजा की उपाधि धारण करते थे और इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेज सरकार जो है बस्तर क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क क्षेत्र को बैलाडीला को जो है निजाम को बेचना चाहते थे, किंतु महारानी के पति कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। कहाँ से थे? मयूरभंज उड़ीसा से थे। इन्होंने इसका विरोध किया और ये काम नहीं हो पाया, है ना। इस समय बस्तर में ग्रिक्सन हाई स्कूल खुला, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विकास है ना। और अपेंडिक्स के कारण इनका जो है मृत्यु हो गया, है ना। कि इनका पहली महिला शासिका का, छत्तीसगढ़ की प्रफुल्ल कुमारी देवी का। कहाँ? लंदन में। आगे बढ़ते हैं। प्रवीण चंद्र भंजदेव, जिनके नाम पर तीरंदाजी खेल में क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है, राज्य अलंकरण प्रदान किया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। और इनका विवाह राजस्थान की राजकुमारी वेदमती के साथ हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में 1 जनवरी 1948 को बस्तर रियासत को भारत संघ में सम्मिलित कर दिया गया था। इनकी मृत्यु जो है 25 मार्च 1966 को रात्रि में पुलिस द्वारा राजमहल में घुसकर गोली चलाई गई। उसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये इस वंश का ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसका PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। आइए जानते हैं प्रमुख विद्रोहों को। हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह कहाँ हुआ था? डोंगर क्षेत्र कोंडा गांव में हुआ था। कारण क्या था? राजा दलपत देव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों अजमेर सिंह एवं दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार हेतु यह युद्ध हुआ था, है ना। और इस कारण जो है हलबा विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह, है ना। हलबा विद्रोहियों को जो है कांकेर के राजा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अगला विद्रोह है भोपालपट्टनम का संघर्ष। कहाँ हुआ था? भोपालपट्टनम क्षेत्र बीजापुर में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थानीय आदिवासी थे। शासक उस समय थे दरियादेव। आगे बढ़ते हैं। परलकोट का विद्रोह। परलकोट अर्थात कांकेर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह थे। पदवी क्या धारण करते थे? भूमिया राजा। उस समय शासक कौन थे? महिपाल देव। और इनका प्रतीक चिन्ह था धावड़ा वृक्ष की टहनी, है ना। इस विद्रोह का कारण था मराठों एवं अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, अबुझमाड़ियों पर शोषण एवं अत्याचार, परलकोट क्षेत्र में कर का वृद्धि करना, है ना। इस विद्रोह का कारण था किसका? परलकोट। कब हुआ था? 1825 में हुआ था। इसका घटनाक्रम ये है। और इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन पैबे द्वारा किया गया था। अगला विद्रोह है तारापुर विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। शासक उस समय थे भूपाल देव और दीवान थे जगबंधु, है ना। और जगबंधु के अत्याचार के विरोध के कारण जो है तारापुर का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का दमन क्या समझौते के तहत ये विद्रोह समाप्त हुआ था। नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और नागपुर के आदिवासियों के असंतोष को दूर करते हुए दीवान जगबंधु को हटा दिया गया एवं बढ़े कर को वापस लिया गया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। अगला विद्रोह है मेरिया विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे हिड़मा माझी।
शासक उस समय थे भूपाल देव, है ना। नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में जो है मीरिया विद्रोह हुआ था, है ना। अक्सर जो है आदिवासी जल जंगल जमीन और अपनी प्रथाओं को लेकर बहुत ही सजग होते हैं और इन पर हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करते। और नरबली को आप रोकेंगे, ठीक है, गलत है, लेकिन यदि रोकेंगे तो उनकी पारंपरिक जो बहुत समय से, प्राचीन समय से चलती आ रही है, उस पर वो क्या बोलना चाहिए कि हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें यदि आप इस पर किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे, कार्यवाही करेंगे, तो ये विद्रोह के रूप में सामने आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह के दमनकर्ता थे कैंपबेल। लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। इसके नेतृत्वकर्ता थे ध्रुवाराम माड़िया। इस समय शासक थे भैरम देव, है ना। इस प्रकार इस विद्रोह का घटनाक्रम रहा। कोई विद्रोह 1859 में। नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। इनके सहयोगी से जुग्गाराज और राम भोई। शासक इस समय थे भैरम देव। उद्देश्य क्या था? साल वृक्षों की कटाई को रोकना। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता था, है ना। और एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर नारा दिया गया था, है ना। विद्रोह के भयावह रूप को देखते हुए सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ग्लासफर्ड ने हार मानते हुए ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया था। और पहला पर्यावरण संरक्षण हेतु यह विद्रोह माना जाता है छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह, है ना। इसके पश्चात देखते हैं मुरिया विद्रोह। इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरिया या रामू सिन्हा। शासक इस समय थे भैरम देव, है ना। कारण क्या था इस विद्रोह का? गोपीनाथ कपड़दार के उत्पीड़क कृत्यों एवं अत्याचार, मुंशी आदित्य प्रसाद के मनमाने कृत्यों के भीषण परिणति, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया गया नया भू राजस्व प्रयोग, नौकर शाहों का आदिवासियों पर जुल्म ढाना, लगान वृद्धि एवं बेगार प्रथा, है ना। ये सब कारण थे। इस विद्रोह के दमनकर्ता थे मैक जॉर्ज और इस विद्रोह का प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी। आगे बढ़ते हैं। और इस विद्रोह का परिणाम पॉजिटिव रहा, है ना। 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया और भू राजस्व की कमियों को सुधारा गया। इस विद्रोह में के तहत जो है 2 मार्च 1876 को सभी विद्रोहियों ने राजमहल के चारों तरफ घेर लिया और इस दिन को काला दिवस के रूप में जाना जाता है ना। विद्रोह के समझौते के लिए मुरिया दरबार का भी आयोजन किया गया। 1910 में होने वाला भूमकाल विद्रोह, है ना। भूमकाल अर्थात भूमि या भूमि का भूकंप या भूमि का कंपन कब हुआ था? फरवरी 1910 में। नेतृत्व करता थे गुंडाधुर, नेतानार के जमींदार थे और उस समय शासक थे रुद्र प्रताप देव। उन्होंने नारा दिया था बस्तर आदिवासियों का है। शुरुआत पुष्पाल के बाजार से हुई थी। दीवान उस समय थे बैजनाथ पंडा और अंतिम जो है संघर्ष अलवार में हुआ था, है ना। इस विद्रोह का प्रतीक था आम की टहनी, लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष एवं बाण। सोनू माझी की मुखबरी के कारण जो है कैप्टन गेयर एवं डिब्रेड ने इस विद्रोह का जो है भूमकाल विद्रोह का दमन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यह विद्रोह जो है राजनीतिक चेतना जगाने में सफल रहा। फलतः विद्रोह को समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश शासन ने बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर जो है जेम्स को दीवान बना दिया, है ना। ये अच्छा शासन करेंगे। और ये विद्रोह का वर्ष है। प्रमुख शासक उन समय के शासक हैं और उसके नेतृत्व करता है ये कारण और ये दमन करता है ना। ये PDF में आपको ग्रुप में दे दूंगा, है ना। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के क्लास में हमने जाना कांकेर के सोमवंश को, बस्तर के काकतीय वंश को, है ना। और काकतीय वंश में हमने प्रमुख राजाओं को जाना, प्रमुख उनकी राजधानियों को जाना और उनके शासनकाल में हुए प्रमुख विद्रोहों को जाना। किस प्रकार से जनता ने अपने असंतोष को विद्रोहों के माध्यम से व्यक्त किया, है ना। प्रमुख विद्रोहों का जो चार्ट है वो आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा। प्रमुख शासक एवं उनके शासनकाल का भी इसमें बाइफर्गेशन हुआ, वर्गीकरण भी मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा, जो कि आपको मिल जाएगा ग्रुप में। कौन से ग्रुप में?
पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर में, है ना। आज के लिए बस इतना ही। और आज के क्लास में जो है मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है। कल से हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ेंगे और बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं आपकी। ये क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल पिकासो जीएस रिसर्च पर अवेलेबल है ना। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।